हेलो स्टूडेंट, अनली स्टडी जोन में आपका स्वागत है। माय सेल्फ अंजलि। आज हमारा टॉपिक है राजस्थान के भौतिक स्वरूप में अरावली पर्वतीय प्रदेश। कल हमने पढ़ा था उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल के बारे में। आज हम पढ़ेंगे अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में। देखिए, आपको स्क्रीन के ऊपर मैप दिख रहा है। मैप में देखिए यहाँ पे लिख रखा है अरावली पर्वतीय श्रृंखला। आज हम इसके बारे में विस्तृत तौर पर चर्चा करेंगे। जयपुर आ गया, चित्तौड़गढ़ आ गया, राजसमंद आ गया, डूंगरपुर आ गया, प्रतापगढ़ आ गया, भीलवाड़ा आ गया, सीकर, झुंझुनू, अजमेर, सिरोही, अलवर, पाली और जयपुर आ गया। अब हम इसको मैप से देखते हैं, क्योंकि आपको मैं ऑलवेज कहती हूँ मैप से देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। तो मैप से देखते हैं। इसके अंदर देखिए, सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आता है इसके अंदर चित्तौड़गढ़, ठीक है। उसके बाद इसमें आता है राजसमंद, इसके बाद इसमें आता है उदयपुर, फिर इसमें आता है डूंगरपुर, फिर उसके बाद में इसके अंदर ऊपर जाते हैं तो आता है भीलवाड़ा, फिर इसके अंदर आ जाएगा भीलवाड़ा के बाद में देखिए यहाँ पर इसमें आ जाएगा अजमेर, अजमेर के बाद में इसके अंदर आ जाएगा सिरोही, सिरोही के बाद में इसके अंदर आ जाएगा अलवर। देखिए यहाँ पर आ गया हमारा अलवर, और अलवर के बाद में इसमें आ जाएगा पाली, पाली और इसके अंदर जयपुर के ना कुछ ज़िले जो होते हैं वो इसके अंदर शामिल होते हैं। मतलब इस प्रदेश के अंदर कुल 13 ज़िले आते हैं। हम इसको एक बार वापस देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमारा आ जाता है राजसमंद, उसके बाद हमारा आ जाता है चित्तौड़, चित्तौड़ के बाद में हमारा जाता है उदयपुर, फिर डूंगरपुर, फिर हमारा जाता है प्रतापगढ़, फिर भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद में आ जाता है झुंझुनू। देखिए ये हमारा इधर इधर आ जाएगा झुंझुनू, झुंझुनू के बाद में हमारा नेक्स्ट आ जाता है सीकर, ये झुंझुनू और सीकर आता है। फिर इसके अंदर हमारा आ जाता है अजमेर, फिर इसमें इधर आ जाता है सिरोही, फिर इसके अंदर अलवर, ये देखिए इसमें अलवर आ गया, और पाली और जयपुर के इसके अंदर कुछ जिलों को शामिल किया जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन ये आती है कि ये विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रेणियों में से एक अरावली पर्वतमाला होती है, और इसे वलित पर्वतमाला भी कहते हैं, जो राजस्थान के भूभागों को दो असमान भागों के अंदर विभक्त करती हैं। इन पर्वतों में ग्रेनाइट चट्टानें बहुत मिलती है, जो सेंधड़ा के पास अधिक। सेंधड़ा कहाँ पड़ता है? ब्यावर के अंदर पड़ता है। ये हमने कल रीड आउट किया था कि इसका जो क्षेत्रफल होता है वो संपूर्ण भूभाग का 9% होता है, और इसके ऊपर जो कुल जनसंख्या रहती है वो कितनी रहती है? वो हमारी रहती है 10%। कुल जनसंख्या हमारी 10% रहती है। यहाँ पे जो वर्षा रेखा होती है, हमने कल पढ़ा था उसमें 20 से 25 थी, लेकिन यहाँ जो वर्षा रेखा होती है वो हमारी 50 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर के अंदर होती है। अरावली पर्वत राज्य में एक वर्षा मतलब जल विभाजक रेखा का कार्य भी करता है। राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा होता है? माउंट आबू, जहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा स्थित होती है वो इसी ज़िले में स्थित होता है। इसकी जो जलवायु होती है वो कौन सी जलवायु होती है? उपाद्र जलवायु होती है। इसकी जो मिट्टी होती है देखिए वो काली भी होती है, भूरी भी होती है, भूरी, लाल व कंकरीली मिट्टी होती है। अरावली पर्वतमाला का जो विस्तार होता है ये भी इम्पॉर्टेंट है कि इसका विस्तार कहाँ होता है। ये कणवत रूप से, देखिए ये दक्षिण पश्चिम से स्टार्ट होता है। दक्षिण पश्चिम में गुजरात में खेड़ ब्रह्मा, पालनपुर से लेकर उत्तर पूर्व में खेतड़ी, सिंघाना तक श्रृंखलाबद्ध रूप में। हम इसे वापस देखते हैं कि इसका जो विस्तार होता है वो कणवत, एक तो कणवत रूप से होता है, और दक्षिण पश्चिम में गुजरात से खेड़ ब्रह्मा हो गया, पालनपुर से लेकर उत्तर पूर्व में खेतड़ी, सिंघाना तक श्रृंखलाबद्ध रूप से है। इसके बाद ये छोटे छोटे हिस्सों में दिल्ली तक फैली हुई है। इस श्रृंखलाओं की चौड़ाई में ऊंचाई दक्षिण पश्चिम में अधिक होती है, और ये अभी रीड के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार कहाँ से आता है, तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व के अंदर आता है। आता है कि इन श्रृंखलाओं की चौड़ाई व ऊंचाई दक्षिण पश्चिम में अधिक होती है और धीरे धीरे उत्तर पूर्व के अंदर कम होती जाती है। मतलब ये दक्षिण पश्चिम एरिया के अंदर ज़्यादा होता है, जैसा कि हमने मैप से देखा था, उत्तर पूर्व में कम होता जाता है। देखिए कल हमने जो पढ़ा था उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल, वो किसका भाग था? वो टैटिस सागर का भाग था। लेकिन ये जो अरावली पर्वत श्रृंखला है ये गोंडवाना लैंड का अवशेष होता है, और इसकी उत्पत्ति भूगर्भिक इतिहास के प्री कैम्ब्रियन कल्प से हुई। देखिए इसमें जो जो वर्ड्स लिखे हुए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब ये देख लीजिए कि अगर आप इसको पढ़ लेते हैं ना तो आपको फिर कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। अरावली के दक्षिणी भाग में पठार है, ठीक है। उत्तर और पूर्वी भाग में मैदान, और पश्चिमी भाग में मरुस्थल आता है। अरावली पर्वत प्रारंभ में बहुत ऊंचा था, आज ये अवशेष पर्वतों के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या पाए जाते हैं? खनिज पाए जाते हैं, जैसे तांबा हो गया, सोना है ये, जस्ता, अभ्रक, चांदी, लोहा, मैग्नीज, फेल्सपार, ग्रेनाइट, मार्बल, चूना पत्थर, पन्ना, ये सारे खनिज यहाँ पे पाए जाते हैं। इसके मुख्य दर्रे होते हैं यहाँ पे देसुरी नाल और हाथी दर्रा होता है। केवड़ा की नाल हमारी उदयपुर में है। जिलवाड़ा नाल, सोमेश्वर नाल आदि पाई जाती है। इसके बारे में हम और
भी डिटेल में पढ़ेंगे, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। इसकी अरावली पर्वत श्रृंखला की जो ऊंचाई होती है वो कितनी है? कुल ऊंचाई 692 किलोमीटर होती है। मतलब इसकी लंबाई जो है, कुल अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई है 692 किलोमीटर, जिसमें से वो राजस्थान में कितनी है? 550 किलोमीटर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वही ये वलित पर्वत श्रृंखला है। मतलब ये जो अरावली पर्वत है ये वलित पर्वत है। अरावली पर्वतमाला का पार्ट 1 कंप्लीट होता है। कल हम इसका पार्ट 2 लेंगे, जिसके अंदर हम अरावली पर्वत श्रृंखला को भी हमने 4 भागों के अंदर बांटा है, उसके बारे में विस्तृत तौर पे चर्चा करेंगे। इसी के अंदर आ जाएगा कि भाई कौन कौन से पठार होते हैं, कौन कौन से दर्रे होते हैं, और कौन सा पठार सबसे ऊंचा होता है, कौन कौन सी चोटी होती है। ये राजस्थान से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, जैसे पठार पर्वत, वो सब हम कल पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, आप मेरी वीडियो को ऐसे देखते रहिए, उसे लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।